तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। क्राइम तक की कहानी में मैंने आपको मोसाद के एक जासूस एली कोहेन की स्टोरी सुनाई थी। एली कोहेन वो जासूस थे जो सीरिया में तैनात थे, बाकायदा सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर के बेहद करीब आए, बल्कि ये भी कहा गया कि वहाँ के प्रेसिडेंट के करीब आए और बाद में वो डिफेंस मिनिस्टर भी बनने जा रहे थे। लेकिन ऐन वक्त पे उनका भांडा फूट गया। तो जो कम्युनिकेशन के लिए वो जो यूज़ करते थे मैसेज देने के लिए, वो पकड़ में आ गया और एली कोहेन को 1965 में सीरिया के दमास्क में पब्लिकली फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो ये इजराइल और मोसाद के लिए एक बड़ा झटका था कि उनके किसी जासूस की इस तरह से जान ली गई। 1965 में एली कोहेन की मौत हुई, फांसी लगाकर उनकी जान ली गई सीरिया में। उसके बाद भी लेकिन मोसाद का ऑपरेशन जारी रहा। लेकिन एली कोहेन की ये मौत मोसाद के एजेंट्स, मोसाद के जासूस के लिए एक तरह से दोनों चीज़ें थी। एक प्रेरणा भी थी, एक ये भी था कि बदला लेंगे, एक ये भी था कि अच्छा काम करेंगे, लेकिन एक ये भी था कि अगर आप कहीं किसी मिशन पे हैं तो आपकी ज़रा सी लापरवाही और गलती आपकी जान ले सकती है। उसके बाद मोसाद के बहुत सारे एजेंट थोड़ा संभले भी। एली कोहेन की मौत के करीब 9 साल बाद की एक कहानी है। कहानी मोसाद के एक ऐसे जासूस की है जिसे जब भेजा गया उस देश में तो बाकायदा उसे साफ साफ कहा गया था कि जिस शख्स को उसे मारना है उस शख्स से वो बिल्कुल बातचीत नहीं करेगा, ना उसके किसी तरह से संपर्क में रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका भेद खुलने का डर है और फिर वो मारा जाएगा। और एली कोहेन की मौत दिमाग में सबके ताज़ा थी। तो इस मोसाद के जासूस, जिसका कोड नेम डी है, बाकायदा ये कहकर लिबनान की राजधानी बेरूत भेजा गया था। भेजा क्यों गया था, इसकी एक कहानी है। मैंने शायद आपको क्राइम तक कहानी में जो म्यूनिक में ओलंपिक जो हुआ था 1972 में, जिसमें आतंकवादी हमला हुआ था और इजराइल के 11 एथलीट खिलाड़ियों की जान ली गई थी, उसके बाद किस तरीके से बदला लिया था मोसाद ने, ये शायद मैंने कहानी सुनाई है अगर मुझे याद हो तो ये कहानी वहीं से जुड़ी हुई एक शख्स की जो इस म्यूनिक ओलंपिक का गुनहगार था, मास्टरमाइंड था। इसका नाम था अली हसन सलामे। अबू हसन भी कहते थे, कुछ लोग इसको रेड प्रिंस भी कहते थे। अबू हसन या अली हसन सलामे या रेड प्रिंस, ये ब्लैक सितंबर का फाउंडर था, जिसने ऑपरेशन म्यूनिक में जो ओलंपिक था उसमें कैसे हमला करना आतंकवादी, उसका मास्टरमाइंड था। और कहते हैं कि इसके जो पिता थे वो एक अफसर थे और इजराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई के दौरान उनकी मौत हुई थी। काफ़ी पैसा, एक प्ले बॉय वाला जैसा इमेज भी थी, स्पोर्ट्स गाड़ियों में घूमने का शौक़, लड़कियों के साथ घूमने का शौक़। तो अली हसन सलामे हालांकि इस म्यूनिक के बाद बड़ा फ़लस्तीनियों के बीच में बड़ा पॉपुलर था, अरब वर्ल्ड में भी। और ये भी था कि शायद यासिर अराफात की जगह आगे चलकर वो लीडर बने दूसरे नंबर का। तो अली हसन सलामे पर ये इल्ज़ाम था कि 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में जो हमला हुआ था, जिसमें इजराइल के 11 एथलीट मारे गए थे, ये उसका मास्टरमाइंड था। अब इस हमले में जितने भी लोग शामिल थे उनको मोसाद चुन कर ढूंढ कर मार रहा था। अब बचता है एक सबसे मेन मास्टरमाइंड, अली हसन सलामे, और ये उसी की कहानी है, उसके मौत की कहानी है। अली हसन सलामे इसलिए इम्पोर्टेंट था कि एक बार एक मोसाद के एजेंट से गलती हो गई और मोरक्को के एक जो वेटर था उसकी जान ले ली अली हसन सलामे समझकर, क्योंकि हुलिया कुछ मिल रहा था। और उसके बाद बड़ी फजीहत हुई थी, कुछ इजराइल के एजेंट पकड़े गए थे और बड़ी मुश्किल से फिर राजनयिक संबंधों का हवाला देकर उनको छुड़ाया गया। तब उसके बाद ये था कि कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। उधर एक और इजराइल के जासूस की करीब 9 साल पहले मौत हो चुकी थी फांसी देकर सीरिया में, वही एली कोहेन की। तो कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। बड़ी मुश्किल से पता ये चला कि जो सलामे है ये लिबनान की राजधानी बेरूत में रह रहा है और इसकी सुरक्षा बड़ी टाइट है, बहुत कड़ी है। बाकायदा कमांडो और उनके साथ दस्ते के साथ निकलता है, गाड़ियों का काफ़िला होता है, हथियारबंद लोग होते हैं। तो जब ये खबर आई कि ये बेरूत में है तो इसके बाद इजराइल ने अपने मोसाद के एक जासूस, जिसका कोड नेम डी था, 1974 में उसे बेरूत भेजा।
एक नए नाम से, एक नए हुलिये से, एक नई पहचान के साथ इजराइल से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। और उसका काम ये था कि वो जाकर सलामाह के बारे में पता करे कि वो कहाँ है, उसका मूवमेंट क्या है, उसको कैसे मारा जा सकता है। तो वो उसके करीब भी जाने की कोशिश करे, उसकी निगरानी भी करे, लेकिन कभी उससे संपर्क ना बनाए, ना उससे बात करे, क्योंकि अगर वो उसके करीब गया, संपर्क बनाया, तो हो सकता है उसका भेद खुल जाए। तो मोसाद एजेंट डी 74 में वहाँ पहुँचता है। अगले 5 साल तक वो एक तरह से सिर्फ ये पता करता रहता है कि ये मामला है क्या, और ये इसका रूटीन क्या है, कहाँ रहता है, कितने बजे निकलता है, कब जाता है। तो सबसे पहले वो एक नई आइडेंटिटी के साथ बैरूत पहुंचता और बैरूत के इंटरनेशनल होटल में, उसका नाम ही था बैरूत इंटरनेशनल होटल, वहाँ चेक इन करता है। इस होटल में चेक इन करने का एक मकसद था। मोसाद के लोगों ने ये पता किया था कि सलामे जो है ये इसी होटल में जिम करने के लिए आता है, और बैरूत इंटरनेशनल होटल एक बहुत ही नामी होटल था। अमीर लोग ज़्यादातर वहाँ जाते थे, जो उसके जिम के मेंबर थे क्लब के, वो भी शहर के अमीर लोग थे। तो अली हसन सलामे इस जिम में अक्सर जाया करता था, और इसीलिए मोसाद के इस एजेंट को इसी होटल में चेक इन कराया गया। अब चेक इन करने के बाद डी जो है उसने भी जिम ज्वाइन किया, क्योंकि मकसद ये था कि सलामे के आसपास, लेकिन इस तरीके से वो जिम जाता था कि हमेशा सलामे से दूरी बना कर रखता था। वो देखता था, वो आता था, उसके बॉडीगार्ड होते थे, चारों तरफ खड़े होते थे, वो अपना जिम करता था, अलग अलग एक्सरसाइज करता था और फिर वापस चला जाता था। तो डी जो है वो जिम में लगातार नज़र रखने लगा, लेकिन उसने बात नहीं की। इस दौरान में करीब 1.5-2 साल बीत गए। आप सोचिए कि 1.5-2 साल से वो बैरूत में है, हर चीज़ की जानकारी इकट्ठा कर रहा है, लेकिन कोई बातचीत नहीं, और अकेला, तन्हा। तो बहुत सारी चीज़ें भी हैं, ये भी है कि खुलासा हो जाए तो जान जा सकती है। तो ये सब कुछ चल रहा था, और वो लगातार सलामे पे नज़र रखे हुआ था और उसका इंस्ट्रक्शन साफ था कि वो उससे बिल्कुल बात नहीं करेगा, वो उसके बिल्कुल करीब नहीं जाएगा, और इस इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो भी कर रहा था। लेकिन एक दिन बदकिस्मती से ये हुआ कि मोसाद के जासूस डी जब जिम में काम कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, और उस दिन जिम में लोग नहीं थे। कुछ बैरूत में ऐसा फंक्शन या कुछ ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से लोग छुट्टी पे थे, और उसे ये अंदाज़ा था कि शायद आज कोई जिम में आएगा नहीं, और वो चूँकि उसी होटल में था, तो वो एक्सरसाइज करने लगा और अकेला था। थोड़ी देर के बाद वो एक ख़ास किस्म का एक्सरसाइज कर रहा था, कुछ तभी पीछे से उसको आवाज़ आती है कि आप ये गलत कर रहे हो, इसको इस तरीके से सही करते हैं। वो मुड़ा तो उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि वही अली हसन सलामे खड़ा हुआ था। अब मोसाद के जासूस की बड़ी अजीब हालत, क्योंकि उससे बात करने के लिए मना किया, उसके करीब जाने के लिए मना किया, लेकिन यहाँ उल्टा वो शख्स खुद पीछे आकर उससे बात कर रहा है और कह रहा है कि आप सही नहीं कर रहे हो, बल्कि इस एक्सरसाइज को इस तरह से करते हैं। और सलामिया खुद उसको फिर वो एक्सरसाइज करके बताता है कि सही तरीका करने का ये है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर बातचीत होती है, वो और बात करता है। डी कोशिश कर रहा है कि वो ज़्यादा करीब ना जाए, लेकिन अब सलामे उससे उसके बारे में हालचाल पूछता है। फिर अचानक पूछता है कि तुम्हें स्क्वैश खेलना आता है? डी कहता है कि नहीं, मुझे स्क्वैश नहीं आता, मैं टेनिस खेलता हूँ। तो कहता मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है स्क्वैश में, तो एक मेरे साथ ये है जो तुम्हें ट्रेनर है, स्क्वैश खेलना सिखा देगा, तो अगर तुम सीख जाओ तो तुम मेरे पार्टनर बन सकते हो। अब सिचुएशन ये थी कि एक इतना बड़ा शख्स उसे ऑफ़र दे रहा है और वो इनकार करे तो वो लगेगा बड़ा रूड है। दूसरा ये कि कहीं उसे शक ना हो, लेकिन तीसरा ये है कि उसके बॉसेस ने इसराइल में मोसाद के जो हेडक्वार्टर है उन्होंने कहा कि इसके संपर्क में नहीं आना, इससे बात नहीं करना है। तो अजीब उलझन, लेकिन उसे लगा कि अगर सलामे के नज़दीक तक पहुंचना है तो ये ऑफ़र बहुत अच्छा है। उसने हाँ कर दिया और फिर स्क्वैश सीखना शुरू किया। इसके बाद वो अबू सलामह का स्क्वैश पार्टनर बना, दोनों ने खेला और इस बीच में अब धीरे धीरे दोनों की मुलाकात, बातचीत, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी। जब बढ़ने लगी तो अब दोस्ती भी हुई। दोस्ती होने के बाद सलामे अब डी जो मोसाद का एजेंट है उसको अपने घर भी बुलाता है। सलामे की वाइफ मिस यूनिवर्स रही थी, वो उसको अपनी वाइफ से मिलाता है। साथ में खाना खाते हैं ये लोग, साथ में कई बार आउटिंग जाते हैं। वो अपने घर का पूरा ड्राइंग रूम से लेकर सब कुछ दिखाता है। फिर उसे ड्राइव पे ले जाता है, उसके पास शानदार कारें थी।
कई बार आउटिंग पे ले जाता है, कई बार कुछ और पार्टी देता है उसमें बुलाता है। और अब धीरे धीरे उनके बीच में एक तरह से दोस्ती होती जाती है। ये बात इधर इजराइल के हेडक्वार्टर में पता चल जाता है। अब वो बड़े उनकी अजीब सामने उनके भी उलझन कि अपने जासूस को उन्होंने कहा है कि वो उससे दूर रहे, संपर्क न करे। एली कोहेन की अंजाम उनको मालूम है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वो उससे बना के नहीं रखे और वो मना कर दे, मिले नहीं, बात ना करे, तो हो सकता है डाउट हो, इससे डी की जान को ख़तरा हो जाए। तो फिर तय हुआ कि ठीक है, जो जैसा हालात चल रहा है उसी को जाने दो, जो जैसी उस तरीके से इनके रिश्ते हैं उनको पनपने दो, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन सावधानी के साथ। इसके बाद इनकी दोस्ती होने लगी और दोस्ती बड़ी करीबी हो गई। जो डी है मोसाद का, उसका असली नाम छुपा कर रखा गया है। बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि सलामे के साथ उसकी इतनी अच्छी गहरी दोस्ती थी और वो उसे बहुत पसंद करने लगा था, क्योंकि वह इंसान अच्छा था। लेकिन जब जब म्यूनिख और 11 इजराइल एथलीट के कत्ल की बात सामने आती, फिर उसे लगता कि नहीं, इसकी सज़ा मौत है और उसे इसी मिशन के लिए यहाँ भेजा गया है, इस मिशन को भूलना नहीं चाहिए। तो फिर उसका इरादा बदल जाता है। तो अजीब उलझन थी, एक तरफ दोस्ती थी, दूसरी तरफ बदला था। लेकिन डी ने फिर तय किया कि चूँकि इतने साल हो गए इस मिशन पे लगे हुए एक शख्स के और बदला लेना ज़रूरी है, तो दोस्ती की कुर्बानी देनी चाहिए। तो ये पहला मोसाद का ऐसा जासूस था। हालांकि बहुत सारे जासूस ने शादी तक की, बहुत सारी प्रोफेशनल अपने काम के लिए, लेकिन यहाँ दिल से दोस्ती हो गई थी, एक मोसाद के जासूस की और एक ऐसे शख्स की जिसने 11 एथलीट इजराइल के मारे थे। तो इनकी अब दोस्ती चलने लगी, दोनों साथ घूमने लगे, आने लगे, जाने लगे, वक्त बीतने लगा। इसके बाद अब डी ने यह तय किया कि उसका भरोसा जीत चुका है, उसके साथ आना जाना कई बार गाड़ियों में। तब उसने उसके मूवमेंट पे नज़र रखनी शुरू की कि ये घर से कब निकलता है, कहाँ कहाँ जाता है, कितने बजे लौटता है। तो इसमें भी कई महीने निकल गए। इस कई महीने निकलने के बाद डी ने पहली बार प्लान किया कि सलामिया को कैसे और कहाँ मारना है। हुआ ये कि उसके साथ रहने के दौरान उसे पता चला, और ये 1974 में गया था, 1978 आ गया, अब करीब 4 साल बीत गए। 4 साल के बाद पहली बार डी को लगा कि इस प्लान को एग्जीक्यूट कहाँ करना है, कैसे उसे मारना है। कई बार चूंकि सलामिया के साथ वो ड्राइविंग पे गया, तो उसने ये चेक किया डी ने कि वो अपने घर से 11 और 12 बजे के दरमियान आमतौर पर निकलता है। वो लेट सोता है, लेट उठता है। और उसके बाद एक स्ट्रीट है उसके घर के आगे जिसका नाम है मैडम क्यूरी। उस स्ट्रीट से इसकी गाड़ी का काफिला निकलता है। लेकिन इस स्ट्रीट की खासियत ये है, चूँकि कहीं भी जाना हो, लेकिन इस स्ट्रीट से उसको गुजरना ही है। उसके बाद आप राइट लेफ़्ट सीधे कहीं भी जा सकते हैं। इस सड़क की खासियत ये थी कि ये 300 मीटर जाने के बाद वन वे हो जाता था। तो 300 मीटर 300 मीटर चलने के बाद या तो आपको राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है, क्योंकि फिर उसके बाद वन वे हो जाता है। और जहाँ पे ये 300 मीटर के बाद वन वे होता है, वहाँ पे एक जंक्शन है, और इस जंक्शन से आपको राइट लेना ही लेना है। मतलब 300 मीटर के बाद वन वे, और उस वन वे के लिए एक जंक्शन है जिसमें आपको राइट ही मुड़ना है, लेफ़्ट आप जा नहीं सकते। तो पूरी रैकी की साथ में चलने के दौरान कि घर से निकलता है, ये 300 मीटर इस रास्ते से गुजरता है, इसके बाद एक जंक्शन आता है और वहाँ से राइट लेना पड़ता है। उस राइट को लेते ही 3 पार्किंग है, और वो तीनों पार्किंग राइट मुड़ने के बाद एक है, और वहाँ पे गाड़ियाँ अमूमन स्लो चलती हैं। तो मोसाद के एजेंट डी ने पूरी रैकी के बाद पाया कि जब ये 300 मीटर की सड़क पूरी हो जाए और जंक्शन से जब ये राइट ले, क्योंकि राइट मस्ट है, तो इन्हीं 3 पार्किंग में से किसी एक पार्किंग के सामने से जब इसकी गाड़ी गुजरे, तभी इसके ऊपर हमला किया जा सकता है, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार उस वक्त वहाँ स्लो होती है। ये बात मैसेज के ज़रिए पहुँचाई गई इजराइल, इसके ऊपर काफ़ी माथापच्ची हुई। फिर ये तय हुआ कि इन्हीं में से एक पार्किंग को अपना अड्डा बनाया जाएगा, और उस पार्किंग में एक कार होगी, और उस कार के अंदर बॉम्ब होगा, और काफ़ी मात्रा में होगा। वो इसलिए कि जैसे ही उस पार्किंग के पास से सलामिया का काफ़िला गुजरेगा, तो रिमोट के ज़रिए उस पार्किंग में खड़ी उस कार में धमाका किया जाएगा, और उस धमाके से आसपास की
करीब 50 मीटर के दायरे में जो भी होगा वो चपेट में आ जाएगा। वो पार्किंग और सड़क बिल्कुल बराबर में लगी थी। इसके बाद उस 3 में से एक पार्किंग को चुना गया। जब पार्किंग फाइनल हो गया और ये हो गया कि कहाँ पे मारना है, तो डी के साथ अब तक लगभग वो 4 साल गुजार चुका था। पहली बार पार्किंग और जगह स्पॉट चुना गया। इसके बाद ऑपरेशन का दूसरा पार्ट शुरू होता है। अब तक बैरूत में अकेला मोसाद का ये जासूस था। अब उसकी मदद के लिए एक लेडी जासूस को भेजा जाता है और इसका नाम था एरिका चैम्बर। एरिका चैम्बर ब्रिटिश सिटीज़न थी और उसको इजराइल ने हायर किया, मोसाद में ट्रेनिंग दी और मोसाद की जासूस बनी कुछ महीने पहले ही। एरिका चैम्बर को इसलिए भेजा गया बैरूत कि उसकी 2 वजह थी। उस वक्त तक एरिका चैम्बर की जो सिटीजनशिप थी वो ब्रिटिश थी। उसके पास पासपोर्ट ओरिजिनल, ना उसका नाम बदला गया, ना उसको फेक आइडेंटिटी के साथ बैरूत भेजा गया, बल्कि उसको असली पहचान, असली नाम, असली पासपोर्ट सबके साथ इसलिए भेजा गया। उसके 2 फ़ायदे थे। एक कि इजराइल पे आँच नहीं आएगा। 2, अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ते कुछ गड़बड़ हुआ, पकड़ी गई, तो वो ब्रिटिश एम्बेसी में जाकर पनाह ले सकती है कि मैं तो हूँ नहीं, मैं तो इजरायली हूँ नहीं, तो मैं ब्रिटिश हूँ, ये झूठा इल्ज़ाम है। लेकिन एरिका चैम्बर को जब भेजा गया तो ये भी कहा गया था कि इस ऑपरेशन के बाद तुम्हें ब्रिटिश सिटीज़नशिप को भी छोड़ना पड़ेगा, पासपोर्ट भी बदलना पड़ेगा, नाम, चेहरा, अपनी पहचान भी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद तुम लाइट में आ चुकी होगी। और वो तैयार थी। तो एरिका चैम्बर अपनी पूरी पहचान खोने जा रही थी इस एक ऑपरेशन के बाद, क्योंकि इसके बाद उसे नए नाम, नए चेहरे, नई नागरिकता के साथ जीना था और वो इसके लिए तैयार हो गई। एरिका चैम्बर बैरूत पहुंचती है। ठीक उस पार्किंग के सामने, जिस पार्किंग में कार को प्लांट करना था, वो एक अपार्टमेंट में एक कमरा किराए पर देती है और उसमें रहना शुरू कर देती है। कई महीने वहाँ रहती है और डेली वो मूवमेंट देखती है सलामिया के कार के काफिले का। उसके बाद उसे लगता है कि यहाँ पे अगर प्लान किया जाए बॉम्ब तो काम हो सकता है। अब चैम्बर भी हरी झंडी दे देती है। इसके बाद 1979 का दौर आ जाता है। 78 में ये प्लान होता है। उसके बाद पार्किंग चुनी जाती है। जनवरी 1979 में फाइनली इजराइल की तरफ से ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी जाती है कि अब आप कभी भी इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। जब सब कुछ हो गया, जगह चुन ली गई, पार्किंग चुन ली गई, अब ये था कि ब्लास्ट, बॉम्ब। इसी के बाद एजेंट डी मोसाद का इसको बैरूत से निकलता है छुट्टी मनाने, वेकेशन के नाम पर, और जॉर्डन पहुंचता है। और जॉर्डन में असल में ये छुट्टी मनाने नहीं गया था, बल्कि वहाँ पे मोसाद के बाकी लोग मौजूद थे, क्योंकि बैरूत में ये काम ख़तरनाक था, उसका खुलासा हो सकता था। तो जॉर्डन में एक टूरिस्ट के तौर पे जाता है और वहाँ पे इजराइल के जो बाकी जासूस हैं वो उसे बहुत सारे फर्नीचर देते हैं, लेकिन इन फर्नीचर के में छुपाकर सारे बॉम्ब रखे हुए थे। तो वो फर्नीचर लेता है और उसके बाद अब उसको वापस बैरूत जाना है। उस वक्त हालात ये थे कि उसको जो बैरूत जाना था वो बाई रोड जाना था और फर्नीचर में सारे धमाके के सामान हैं। 2 बॉर्डर क्रॉस करने थे जॉर्डन से उसे बैरूत पहुंचने के लिए। एक जॉर्डन सीरिया का बॉर्डर क्रॉस करना था और दूसरा सीरिया लेबनान का बॉर्डर क्रॉस करना था, और बड़ा रिस्की था। अगर बॉर्डर पे पकड़े गए तो सारा मिशन नाकाम, फिर सलामिया को मारने का पूरा जो सालों का एक कोशिश थी वो ख़त्म हो जाती। लेकिन इन दोनों बॉर्डर पे भी कुछ जुगाड़ किया गया। फर्नीचर की चेकिंग हुई, लेकिन फर्नीचर में इस तरीके से ब्लास्ट छुपा कर रखा गया था, बॉम्ब का मटेरियल, कि वो पकड़ में नहीं आया। और आखिरकार डी दोनों बॉर्डर में चकमा देते हुए सारा धमाके का सामान लेकर बैरूत में दाखिल हो जाता है। बैरूत में दाखिल होने के बाद अब मोसाद तीसरे एजेंट को बैरूत भेजता है। पहला डी आया, दूसरा चैम्बर आई, अब तीसरा एक और शख्स को भेजा जाता है। उसका काम ये था कि वो एक कार का इंतज़ाम करे और उस कार में ये सारे बॉम्ब को प्लान करना था, और प्लान करने के बाद उस कार को उसी पार्किंग में खड़ा करना था। तीसरा एजेंट आता है और तीसरा एजेंट आने के बाद उस कार में सारे बॉम्ब को प्लान करता है और उसके बाद ले जाकर उस पार्किंग में खड़ी कर देता है उस कार को। ये सारा काम 21 जनवरी
1979, 21 जनवरी 1979। 74 में मोसाद का ये जासूस डी बेरूत गया था और अब 5 साल बीत गए थे। 22 जनवरी 1979 की तारीख तय की गई इस ऑपरेशन को फाइनली अंजाम देने के लिए। कार में जो बम और सारी चीज़ें रखी गई, उसके बाद उस पर टाइमर जोड़ा गया और उस टाइमर को जो चैम्बर थी ठीक पार्किंग के सामने, जिसने अपार्टमेंट में किराए पे घर लिया था, उसके हाथ में कंट्रोल था। 22 जनवरी 1979 को दोपहर करीब 12 बजे के बाद सलामिया अपने घर से 2 गाड़ियों के काफिले में निकलता है। खुद एक गाड़ी में था और एक गाड़ी आगे और एक पीछे, तो कुल 3 गाड़ियों का ये काफिला उस स्ट्रीट से गुजरकर 300 मीटर के बाद राइट लेता है और जैसे ही वो उस पार्किंग के सामने से उसकी गाड़ी गुजरती है, चैम्बर रिमोट का बटन दबा देती है। पार्किंग में खड़ी कार में एक ज़बरदस्त धमाका होता है। 4 बॉडीगार्ड मौके पे मारे जाते हैं। सलामिया बुरी तरह से घायल होता है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन अगले 1 घंटे में उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ 4 बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं जो उस पार्किंग के इर्द गिर्द उस वक्त पैदल चल रहे थे। कार के अंदर करीब 100 केजी 100 किलो विस्फोटक रखा गया था, एक्सप्लोसिव। उसकी वजह ये थी ताकि उसका धमाका इतना तेज़ हो कि पार्किंग के सामने से जो भी गाड़ी उस वक्त गुजरे उसके परखच्चे उड़ जाए, और इसीलिए उस कार में 100 केजी एक्सप्लोसिव प्लांट किया गया था। और एकदम सही टाइमिंग के साथ जैसे ही सलामिया का काफिला गुजरा, ब्लास्ट हुआ। सलामिया है, उसके 4 बॉडीगार्ड और 4 बेकसूर और लोग मारे गए। ये काम जैसे ही ख़त्म हुआ, उसके अगले 2 घंटे के अंदर अंदर मोसाद की ये तीनों एजेंट, डी, चैम्बर और जिसने जो कार रखा था और बॉम्ब रखा था, ये सीरिया बॉर्डर से होते हुए वहाँ से जॉर्डन निकलते हैं और जॉर्डन से सीधे इजराइल। कोई भी पकड़ा नहीं जाता। इस दौरान में बाद में इन्वेस्टिगेशन होता और पता चलता है कि ये मोसाद का हाथ है इसमें, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। चूँकि सलामिया एक बड़ा नेता था फ़लस्तीन का, इसकी मौत की खबर पूरी दुनिया में, अरब वर्ल्ड में फैलती है, और यासिर अराफात भी आखिरी सफ़र अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। बेरूत में करीब 40 से 50 हज़ार लोग उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। लेकिन जब सब कुछ ये हो रहा था, तब तक मोसाद के तीनों एजेंट वहाँ से निकलकर इजराइल पहुँच चुके थे। बाद में डी ने बताया अपने इंटरव्यू में, जिसने करीब 5 साल रहा, कि उसके लिए बड़ा मुश्किल था उस शख्स को मारना जिससे उसकी वाकई दोस्ती हो गई थी और वो उसको लाइक करने लगा था। उसने कहा कि अगर म्यूनिक को माइनस कर दे तो उसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, वो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन देश के लिए काम करना था, देश का मिशन था और अपने लोगों की मौत का बदला लेना था, इसलिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। 4 जो बेगुनाह लोग मरे, उसके बारे में उसने कहा कि मुझे अफसोस था, और हालांकि हमें ये मालूम था कि जब हम सब कुछ ये प्लान कर रहे हैं तो इसमें कुछ बेगुनाह लोगों की भी जान जा सकती है। तो मोसाद के इतिहास में ये वो एक ऑपरेशन था जिसमें मोसाद के जासूस को अपने शिकार से बात ही नहीं करनी थी, लेकिन शिकार खुद उसके पास चल कर आता उससे बात करने के लिए, और उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये थी कहानी।